दोस्तों नमस्कार। हम प्रयोजन मूलक हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं और पाठ्यक्रम के अनुसार जितने भी महत्वपूर्ण विषय बिंदु हैं उन सबको हम बारी बारी से समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वह है प्रयोजन मूलक हिंदी की विभिन्न दिशाएं अथवा स्वरूप। प्रयोजन शब्द से तात्पर्य है उद्देश्य। जिस भाषा का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए किया जाए उसे प्रयोजन मूलक भाषा कहा जाता है। हिंदी में यह शब्द फंक्शनल लैंग्वेज के पर्याय के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, जिसका तात्पर्य है जीवन के विविध विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भाषा। इसका मुख्य लक्ष्य जीविकोपार्जन का साधन बनना होता है, क्योंकि आज वह केवल साहित्य तक सीमित नहीं बल्कि प्रशासन, बैंक, पत्रकारिता, विधि आदि विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त हो रही है। ये क्षेत्र औपचारिक भाषा के क्षेत्र हैं, जिसके लिए किसी भी भाषा को विकसित करना तथा उसके माध्यम से कार्य को आगे बढ़ाना प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख उद्देश्य है। वस्तुतः विभिन्न व्यवसायों से संबंधित लोगों जैसे डॉक्टर, वकील, पत्रकार, वैज्ञानिक, व्यापारी आदि कार्य क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा ही प्रयोजन मूलक भाषा का रूप धारण करती है। इससे दूसरे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रयोजन मूलक भाषा से तात्पर्य है किसी प्रयोजन विशेष के लिए इस्तेमाल होने वाली भाषा। प्रयोजन मूलक भाषा में औपचारिकता अधिक होती है तथा भाव प्रधान शैली का अभाव होता है। साथ ही सामान्य बोलचाल की भाषा की तुलना में प्रयोजन मूलक भाषा का विस्तार कम होता है तथा यह कम शब्दों में स्पष्ट कथन को अभिव्यक्त करता है। मित्रों, हम बार बार एक ही बात समझने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रयोजन मूलक क्या है। मैंने पहले ही दफ़े कहा था ये बहुत ही आसान टॉपिक है और मूलतः एक वाक्य में समझ में आने वाली बात है कि जब हम अपनी भाषा को किसी विशिष्ट कार्य क्षेत्र के लिए किसी आयोजन के तहत जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तब वह प्रयोजन मूलक बन जाती है। तो हिंदी के इसी स्वरूप को हम देख रहे हैं और इसके कई सारे रूप हैं जो कई सारे ये इसके रूप कैसे बनते हैं, अलग अलग जो कार्य क्षेत्र हैं उन कार्य क्षेत्रों के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है, प्रयोजन मूलक का जिन जिन शब्दों का जिन जिन शब्दावलियों का इस्तेमाल होता है उससे ही प्रयोजन मूलक का स्वरूप या दिशाएं निर्धारित होती हैं। तो हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रयोजन मूलक भाषा से तात्पर्य है किसी प्रयोजन विशेष के लिए इस्तेमाल होने वाली भाषा। प्रयोजन मूलक भाषा में औपचारिकता अधिक होती है तथा भाव प्रधान शैली का अभाव होता है। साथ ही सामान्य बोलचाल की भाषा की तुलना में प्रयोजन मूलक भाषा का विस्तार कम होता है तथा यह कम शब्दों में स्पष्ट कथन को अभिव्यक्त करता है। प्रयोजन मूलक हिंदी का संबंध हमारी सामाजिक आवश्यकता और जीवन की उस व्यवस्था से जुड़ा है जो व्यक्तिपरक होकर भी समाज सापेक्ष होती है, जिसका संबंध मूलतः हमारी जीविका के साथ रहता है और उसके निमित्त जो सेवा माध्यम सर्विस रूप के प्रयुक्त होता है। अतः प्रयोजन मूलक हिंदी का तात्पर्य हिंदी के उन विविध रूपों से है जो सेवा माध्यम के रूप सामने आता है। प्रयोजन मूलक हिंदी के भेद। प्रयोजन मूलक हिंदी के दो भेद हैं। पहला सामान्य हिंदी जिसे हम कोर हिंदी कहते हैं, दूसरा उच्चतर हिंदी एडवांस हिंदी। सामान्य हिंदी कोर हिंदी यह पारस्परिक संप्रेषण के लिए प्रयुक्त होती है। इसके 4 उपभेद हैं। सामान्य हिंदी जो है हमारा प्रयोजन मूलक के 2 भेद हमने किए। पहला सामान्य हिंदी कोर हिंदी और दूसरा उच्चतर हिंदी यानी एडवांस हिंदी। तो ये जो सामान्य हिंदी है इसके भी हमने 4 उपभेद किए हैं। पहला कार्यालयी हिंदी, कार्यालय प्रशासन के लिए प्रयुक्त ऑफिशियल हिंदी फॉर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन।
दूसरा है व्यावसायिक हिंदी, वाणिज्य गतिविधियों के लिए प्रयुक्त हिंदी। कमर्शियल हिंदी फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज़, कमर्शियलाइज हिंदी फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज़। तीसरा है तकनीकी हिंदी, विधि व्यवसाय में प्रयुक्त, टेक्निकलाइज हिंदी फॉर टेक्निकल एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग लीगल प्रोफेशंस। तो इसके लिए हम देखते हैं। फिर है चौथा सामाजी हिंदी, लोक समायोजन में प्रयुक्त, सोशलाइज हिंदी फॉर कैरियर्स इन पब्लिक रिलेशंस। अब जो दूसरा था हमारा प्रयोजन हिंदी का जो दूसरा भेद हमने देखा था वह था उच्चतर हिंदी, एडवांस्ड हिंदी। यह ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के उच्चतर अध्ययन तथा साहित्यिक कर्म के लिए प्रयुक्त होती है। इसके 6 उपभेद हैं। पहला सामान्य संप्रेषण माध्यम, सिंपल कम्युनिकेशन मीडिया। ये जो अभी हम लोग इससे पहले हम लोग जो पहला जो हमने भाग देखा था प्रयोजन मूलक के जो पहला स्वरूप हमने देखा था वह था सामान्य हिंदी। उसके हमने 4 उपभेद किए थे, कार्यालयी हिंदी, व्यावसायिक या वाणिज्यिक हिंदी, तकनीकी हिंदी और समाजी हिंदी। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं उच्चतर हिंदी, एडवांस हिंदी को, और इसके अंतर्गत ही ज्ञान विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से जुड़े हुए जितने भी अध्ययन अध्यापन और साहित्यिक कार्य के लिए जो शब्दावलियाँ प्रयुक्त होती हैं वे सब एडवांस हिंदी में आती हैं, उच्चतर हिंदी में आती हैं। और इसके हमने 6 उपभेद किए हैं। पहला है सामान्य संप्रेषण माध्यम, सिंपल कम्युनिकेटिव मीडिया। दूसरा है सामाजिक, सोशलाइज। फिर तीसरा है व्यावसायिक या वाणिज्यिक, कमर्शियलाइज। फिर चौथा है कार्यालयी, ऑफिशियलाइज। और पांचवा है तकनीकी, टेक्निकल। और छठा है सामान्य साहित्य, जनरल लिटरेचर। प्रयोजन मूलक हिंदी अपने इन्हीं रूपों के साथ विभिन्न दिशाओं में इसके स्वरूप को लेकर आगे बढ़ती है। तो वो हम देखेंगे। पहला बोलचाल की हिंदी, सामान्य जनमानस में प्रयुक्त होने वाली भाषा। दूसरा व्यापारी हिंदी, इसमें मंडियों की भाषा, सर्राफे के दलालों की भाषा, सट्टा बाजार की भाषा इत्यादि आते हैं। फिर है कार्यालयी हिंदी, विभिन्न कार्यालयों में प्रयुक्त उनके स्तर के अनुरूप भाषा। फिर है शास्त्रीय हिंदी, चौथा पॉइंट है हमारा शास्त्रीय हिंदी, संगीत शास्त्र, काव्य शास्त्र, भाषा शास्त्र, भाषा शास्त्र, दर्शन शास्त्र, योग शास्त्र, राजनीति शास्त्र, विधि शास्त्र आदि जितने भी तरह के शास्त्रीय अध्ययन के जो भाषाएं हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। फिर है वैज्ञानिक तथा तकनीकी हिंदी, इसमें इंजीनियरिंग, बढ़ईगिरी, लुहारी, प्रेस, फैक्ट्री, मिल आदि की जो तकनीकी भाषा है वह इसके अंतर्गत आती है। और फिर है सामाजिक भाषा, इसका प्रयोग सामाजिक कार्यकर्ता करते हैं। फिर है साहित्यिक हिंदी, कविता, कहानी, कला तथा साहित्य की विभिन्न विधाओं की जो भाषा होती है वह इसके अंतर्गत आती है। फिर है प्रशासनिक हिंदी, प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा। फिर है जनसंचारी हिंदी, यह है जनसंचार के माध्यम यथा पत्रकारिता, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि की भाषा। संक्षेप में प्रयोजन मूलक हिंदी का यही स्वरूप है। इसका व्यवहार क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। यह एक और केंद्र व राज्य प्रशासन से पत्र व्यवहार, विधानमंडल की कार्यवाही, संसदीय विधियां, कार्यालयी पत्राचार, सरकारी संकल्पों, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्तियां, आयोग समितियां, अभिकरण, लाइसेंस, परमिट, वैज्ञानिक तकनीकी, दृश्य श्रव्य माध्यमों आदि में सफल भूमिका का अपना निर्वाह कर रही है। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रयोजन मूलक हिंदी के कई सारी दिशाएं हैं, इसके कई सारे दिशाएं आगे चलकर अपने भिन्न भिन्न स्वरूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होती हैं और इन सब का हम बारी बारी से अध्ययन कर रहे हैं। बहुत सिमिलर हैं। मूलतः जो बात है कि प्रयोजन मूलक की जो हिंदी है वो
जीविकोपार्जन के लिए है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक बनाने के लिए है, सिर्फ़ किताबी साहित्य और संगीत तक न रह कर के इसे समाज से विभिन्न जितने भी तरह के आयाम हो सकते हैं, उन सारे आयामों के साथ जोड़ने का प्रयास ही है प्रयोजनमूलक। और ये अपने प्रयास में, अपने अपने उद्देश्य में काफ़ी सफल भी हो रही है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इतने सारे इसके स्वरूप, इसके अलग-अलग भेद हमारे सामने हैं। इससे पहले जो हम प्रयुक्तियाँ पढ़ रहे थे, वह भी इसी तरह की चीज़ है। तो प्रयुक्तियों में हमने शब्दावली को समझा कि किस कार्य क्षेत्र में कौन सी प्रयुक्त जो शब्दावली इस्तेमाल होती है, उसे हमने प्रयुक्ति के रूप में जाना था कि जिस भी कार्य क्षेत्र में, जिस भी कार्य विभाग में जिस तरह की विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग होता है, बार-बार प्रयोग होता है, उसे हम प्रयुक्ति कहते थे। और अब जब हम इसकी दिशाओं की तरफ बढ़े हैं, तो जिन जिन क्षेत्रों में, जिन-जिन क्षेत्रों में जिस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है, उस पूरे स्वरूप के साथ हम हिंदी की कई दिशाओं का प्रयोजनमूलक हिंदी की विभिन्न दिशाएं हमने इसके साथ देखी। आगे हम लोग और इस पर बातचीत करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।